हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फायरबेस को अपनी प्रोजेक्ट में कैसे डालते हैं ताकि हम फायरबेस के सारे फीचर्स यूज कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपनी फायरबेस की वेबसाइट पर जाऊंगा। तो हम गूगल सर्च करेंगे फायरबेस और हम फायरबेस पे जाएंगे। यहाँ पे मैं गो टू कंसोल पे जाकर एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ ऐड प्रोजेक्ट करके, और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम डाल सकता हूँ। सपोज मैं चैट ऐप बना रहा हूँ कोई, तो मैं इसको नाम दे दूंगा चैटिंग ऐप। हमें एक प्रोजेक्ट आईडी मिल जाती है, हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम थोड़ा चेंज करते हैं, हम रीजन को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं इंडिया का कर दूंगा, और हम क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा फायरबेस में। अब इस फायरबेस के प्रोजेक्ट को हमें अपने प्रोजेक्ट या फाइल्स में इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मैं देख पाऊंगा कि मैं अपने डैशबोर्ड में पहुंच गया। ये हमारा डैशबोर्ड है फायरबेस का, जहाँ पे हमारे सारे फीचर्स होते हैं। अब मुझे अगर ये अपनी वेबसाइट पे डालना है फायरबेस के सारे फीचर्स, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऐड फायरबेस टू योर वेब ऐप। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये एक स्निपेट है जो ओपन हो जाएगा। हमें ये स्निपेट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अपनी फाइल में, इंडेक्स फाइल में। तो वो करके दिखाता हूँ मैं। उसके लिए पहले हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पहले एक फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम लिखूंगा मैं अपना चैट लाइव। इसके अंदर ही हम अपनी फाइल्स बनाएंगे। मैं अभी सबलाइम को यूज कर लेता हूँ एज आईडी, जिसमें मैं थोड़ा एडिट करूंगा अपना कोड। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट में इस फोल्डर को ओपन करूंगा और इसके अंदर अपनी 2 फाइल्स बना दूंगा। मेरी फर्स्ट फाइल जो होगी वो index.js के लिए होगी, index.html के लिए होगी। तो ऐसे सेव कर देता हूँ index.html के नाम से। और एक दूसरी फाइल जो हम बनाएंगे वो होगी main.js की। तो मैं दूसरी फाइल बना देता हूँ main.js। तो हमारे पास 2 फाइल्स आ गई हैं। अब इसमें मुझे अपना HTML का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ HTML। फिर हम हेड का बनाएंगे। उसके बाद बॉडी। बॉडी में भी मैं डाल देता हूँ h1 टैग में चैटिंग ऐप। से मैं सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं इस फाइल को रन करके देखना चाहता हूँ कि मेरा कोड देख कैसे रहा है, तो मैं अपने उसी फोल्डर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे index.html को ओपन कर दूंगा डबल क्लिक करके। तो वो जो खुलेगा वो हमारे ब्राउजर पे ही खुलेगा, और मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि मेरी जो index.html में मैंने कोड लिखा है वो यहाँ पर रन हो रहा है। मैं देख सकता हूँ चैटिंग ऐप मेरा यहाँ पे लिखा आ रहा है जो मैंने h1 टैग में लिखा था, और ये मेरी index.html फाइल है जो कि चैट लाइव के फोल्डर के अंदर है। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे एक टाइटल भी दे देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है अपना फायरबेस। तो मैंने बताया था कि मैं ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी करके
अपनी हेड में ऐड कर दूंगा इस तरीके से। तो ये कोड का यूज करके हम फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं और हम देख सकते हैं ये जो var config है, जो ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स है। लाइक जो हमने प्रोजेक्ट आईडी बनाई थी, जो हमें दी गई थी, वो चैट ऐप हमने चेंज करी थी। इवन हमारे डेटाबेस का URL, हमारे और डोमेन का URL, हमारी API की जो है, वो सब कुछ हमारा इसके अंदर ऑलरेडी गिवन होता है और इसी को हम इनिशियलाइज करते हैं लाइक firebase.initializeApp फंक्शन का यूज करके, जिसमें हम ये सारी कॉन्फ़िग पास करते हैं। इससे होता क्या है, हम अब फायरबेस के सारे फीचर्स यूज कर पाएंगे। जो मैंने main.js बनाई है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। लाइक उसे मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखूंगा स्क्रिप्ट और सोर्स में डाल दूंगा main.js। चेक करने के लिए ये इंपोर्ट सही से हुआ है या नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली console.log कराऊंगा एक्टिव, और मैं देखता हूँ अभी से कि मेरा कंसोल में रिजल्ट आ रहा है या नहीं। अब मैं इसे रिफ्रेश कराऊंगा जब, तो मैं देख सकता हूँ ये एक्टिव जो है इसमें ऑलरेडी आ गया है। तो मतलब हमारी फाइल सही से इंपोर्ट हो गई है। इवन यहाँ पे मैं हमारा एक और टैग जो होता है doctype.html, वो भी ऐड कर देता हूँ ताकि ब्राउजर को प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। हाँ, अब इस तरीके से हमने इसमें फायरबेस ऐड कर लिया है। अब देखते हैं कि फायरबेस के फीचर्स जो हैं वो हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे फायरबेस डेटाबेस से। तो इसमें हम रियल टाइम डेटाबेस का चेक करेंगे कि होता क्या है। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाऊंगा और अभी मैं टेस्ट मोड में स्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ पे दो मोड है, एक है लॉक मोड और एक है टेस्ट मोड। लॉक मोड में क्या होता है कि हमारी रीड और राइट दोनों फॉल्स होते हैं, तो कोई इसे रीड और राइट नहीं कर सकता। और टेस्ट मोड पे कोई भी यूजर इसे रीड और राइट कर पाएगा। तो हर एक के पास एक्सेस होगा हमारे इस डेटाबेस का। अगर हम उसे टेस्ट मोड में रन करेंगे, तो इसे अभी मैं इनेबल ऐसे ही कर देता हूँ और आप इसे बाद में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आप इस रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे रूल्स को अपडेट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। अभी देख सकते हैं दोनों ट्रू है, तो ये पब्लिक है बेसिकली रूल्स, और इस पे कोई भी हमारे डेटाबेस को अपडेट या राइट कर सकता है या रीड भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर, पर अभी हम सिर्फ टेस्टिंग मोड में ही यूज कर रहे हैं इसे, ताकि आपको समझा सके बेटर। और डेटा में हमारा सारा डेटा सेव होता है। लाइक अभी ये डेटा बिल्कुल खाली है, पर इसमें हम डेटा भी ऐड करेंगे। वो सीखते हैं कि हम डेटा कैसे ऐड करते हैं। तो मैं डॉक्स खोलता हूँ उसके फायरबेस के। हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड फॉर वेब पे, फिर हम जाएंगे रियल टाइम डेटाबेस पर, और रियल टाइम डेटाबेस में हम जाएंगे रीड एंड राइट डेटाबेस। ये आप पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से, गेट स्टार्टेड से, तो कैसे स्ट्रक्चर करते हैं डेटा, रीड एंड राइट भी। पर अभी हम डायरेक्टली ऑपरेशन दिखाते हैं कि हम कैसे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और कैसे रीड एंड राइट करते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये हमारा बेसिकली रेफरेंस है डेटाबेस का, जो फायरबेस डेटाबेस को बेसिकली एक्टिवेट करता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करने के लिए मैं अपने main.js में सबसे पहले फायरबेस का डेटाबेस को एक्टिवेट करूंगा। अब इसे चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन रन होकर जो डेटा आया है वो सही आया है या नहीं। डेटाबेस को मैंने console.log में देखा, अब रिफ्रेश करके मैं देख सकता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे डेटाबेस की सारी डिटेल्स होंगी। तो हमारे पास ये डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है वो इसलिए आया है क्योंकि हमने फायरबेस का ये स्निपेट जो था ये ऐड करा था अपने फोल्डर में या अपनी फाइल में।
तो इसलिए हमारे पास अब एक्सेस है इस फायरबेस डॉट डेटाबेस फंक्शन का। इसी फंक्शन का यूज करके हमने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कराया। अब हम आगे अपना प्रोसेस इसी का यूज करके करेंगे, इस वेरिएबल का। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे डेटाबेस का। उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन हमारे पास दो टाइप के ही हैं। तो पहले मैं ये वाला जो कोड है ये समझाते हैं, ये कैसे रन हो रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी इस फंक्शन में हम कुछ इसे एम्प्टी रखते हैं और मैं वैल्यू को हार्ड कोड करा दूंगा। इसको दे देते हैं आईडी, या ईमेल भी सही था। अब यहाँ पे नेम में मैं दे देता हूँ जॉन डो और ईमेल gmail.com। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर को। ये मैंने अभी डेटा हार्ड कोड ही करा है, पर जब हम अपनी वेबसाइट पे वर्क कर रहे होंगे तो हम इसे डायनामिकली लाएंगे इस फंक्शन के अंदर, लाइक इस फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज पास करके और उसको यूज कर लेंगे। अब इस फंक्शन में देखें हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने फायरबेस डॉट डेटाबेस को कॉल करा। ये ऑलरेडी हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया है, तो मैं इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि यही सेम चीज मेरे डेटाबेस में स्टोर्ड है इस वेरिएबल में। तो मैं इसे डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा डेटाबेस डॉट रेफ। रेफ बेसिकली मैं रेफरेंस देता हूँ जो भी जहाँ भी मैंने डेटा सेव करना है। अभी यहाँ पे यूजर प्लस यूजर आईडी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आईडी कहीं गिवन नहीं है, तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ। तो हमारा जो डेटाबेस में डेटा सेव होगा वो यूजर फील्ड के अंदर सेव होगा। और डॉट सेट क्या करेगा, बेसिकली इस डेटा को सेट कर देगा। तो इसे सेव करता हूं मैं और इसे दिखाता हूं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। इसे दिखाने से पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि अभी हमारी डेटाबेस बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। लाइक अगर मैं इसे रिफ्रेश भी करता हूं तो वो एक्चुअल में खाली ही है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। नल है अभी। पर अब जब मैं अपने इस फाइल को रन करूंगा इस main.js को, तो देखेंगे हम कि कुछ होगा। लाइक मैंने इसे रन करा और अब मैं जब अपने डेटाबेस में देखूंगा, इसे रिफ्रेश करते हैं, एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है कि हमने उस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं करा। तो मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ, राइट यूजर डेटा। इस फंक्शन को हमने कॉल करा। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मैं देख सकता हूँ यूजर नाम का मेरे इसमें डेटा सेव हो गया और इस यूजर के अंदर क्या डिटेल है जो मैंने वहां पे पास करी है। तो बेसिकली इंस्टेंटली खुद ही अपडेट हो जाता है। तभी ये रियल टाइम डेटाबेस इसे कहते हैं कि जैसे हमने अपनी वेबसाइट में कोई डेटा चेंज करा तो उसी टाइम यहाँ पर भी वो डेटा चेंज हो जाता है या वो अपडेट हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अब जॉन डो की जगह जेन डो लिखूंगा और इसे भी चेंज कर दूंगा। अब सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करूंगा जब, तो मैं देख सकता हूँ मेरा डेटा जो है अपडेट हो गया। अब यहाँ पे जेन डो यूजर नेम हो गया और ईमेल आईडी भी चेंज हो गई। तो वो इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। और ये यूजर में इसलिए सेव हो रहा है क्योंकि हमने रेफरेंस में यूजर दे रखा है। अगर मैंने रेफरेंस अब चेंज कर दिया, यूजर की जगह मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोजेक्ट लिख दिया, तो अब होगा क्या, अब जब मैं इसे रिफ्रेश करा मैंने इसे, तो अपने डेटाबेस में देखूंगा अब एक प्रोजेक्ट नाम से भी की बन गई है। तो हम देख सकते हैं ये जो डेटाबेस सेव हो रहा है ये एक जेसॉन ऑब्जेक्ट में सेव हो रहा है। तो ये नो सीक्वल डेटा है जो एक जेसॉन ऑब्जेक्ट है। लाइक प्रोजेक्ट हमारी हो गई की और इसकी वैल्यू थी हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट। फिर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है ईमेल और उसकी वैल्यू है jane@gmail.com। तो हमारे इस डेटाबेस में
जो भी डेटा सेव होता है वो कीप और वैल्यूज के टर्म्स में होता है, बेसिकली जेसॉन डेटा सेव होता है जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, और रेफरेंस हमें बेसिकली बताता है कि हमें कौन से डेटा को एक्सेस करना है। तो जो हमने यहाँ पे रेफ में लिखा है हम उसी डेटा को एक्सेस करते हैं। मैं दोबारा यूजर्स पे ही जाता हूँ और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अब कोई और नाम डाल दें, अगर मैं सिर्फ जेन डाल देता हूँ और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो मैं देख सकता हूँ अब नाम जेन हो गया। एक चीज और, कभी कभार यह हो रहा होगा जब आप इसे रिफ्रेश कर रहे होगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा जो होता है कि परमिशन नॉट डिनाइड या परमिशन डिनाइड टू एक्सेस द डेटाबेस। वो एरर इसलिए आता है क्योंकि हमने हो सकता है यहाँ पे रूल्स चेंज ना करे हो, तो मे बी हो सकता है बाय डिफॉल्ट आपको कोई और रूल्स यहाँ मिले हो, तो उस रूल्स को अपडेट कर लेना, राइट, रीड और राइट को दोनों को ट्रू कर देना ताकि आप उसे एक्सेस कर सकें बिना ऑथेंटिकेशन के या बिना परमिशन ग्रांटेड करे हुए। तो इसलिए वो एरर थ्रो करता है कि हमारे पास परमिशन नहीं है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, और हमें एक्सेस करने के लिए तभी मिलेगी जब हम रूल्स में डाल देंगे ट्रू दोनों जगह। और डेटा हमने देख लिया कि अब ऐसे सेट होता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारा डेटा इसमें हमेशा सेट होता है। उसका मतलब ये है कि सपोज मुझे अब नया यूजर ऐड करना था, तो हुआ क्या, उसने उसी यूजर को चेंज कर दिया पर कोई नया यूजर ऐड नहीं करा। लाइक होना चाहिए तो ये था कि हमारे पास जेन नाम का नया यूजर आता, जेन डो नाम का अलग यूजर आता और जेन डो नाम का अलग यूजर आता, जो हमने 3 यूजर अलग अलग बनाए थे। पर ये सेम ऑब्जेक्ट को ही अपडेट करता है। तो बेसिकली सेट जो है वो वैल्यू सेट करता है। अगर तुम्हारे डेटाबेस में ऑलरेडी वो ये वाली की अवेलेबल होगी जो भी रेफरेंस है, तो वो उसको अपडेट कर देता है सेट से, और अगर वो नहीं है प्रेजेंट तो उससे वो न्यू ऐड करता है। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है फंक्शन सेट की तरह ही, जो हमेशा एक नई वैल्यू ही बनाते हैं, नया यूजर ही ऐड करता है। वो देखते हैं वो कौन सा फंक्शन है। तो अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे देखूंगा तो हमारे पास और भी ऑपरेशन होंगे, लाइक ये तो हमारे बेसिक राइट के थे। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है जो होता है पुश करने के लिए, जो हमेशा एक नया डेटा को पुश करता है। ये तो हमारे पास जो भी है वो अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के डेटा है। आप सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ही पढ़ सकते हैं। उससे पहले हमारे पास रीड करने के लिए था, पर अभी हमें किसके लिए चाहिए, हमें राइट करने के लिए डेटा चाहिए। तो वर्किंग विद लिस्ट डेटा देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है मेथड एक, यूज द पुश मेथड टू अपेंड डेटा टू द लिस्ट ऑफ मल्टी यूजर एप्लीकेशंस। तो बेसिकली अगर मैं सेट से पहले पुश कर दूंगा डेटा को, तो वो हमेशा एक नई न्यू लोकेशन पे यूजर को बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये पुश फंक्शन को सेट से पहले यूज कर लेता हूं, डॉट पुश, और अब ये जेन डो को मैं भी रिफ्रेश करता हूं। अब यहाँ पे जेन डो की जगह मैं जॉन डो को कर लिख देता हूँ। इसे फिर रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अपना डेटाबेस में देखता हूँ क्या चेंज आया। अब मैं देख सकता हूँ मेरे यूजर्स के अंदर ये की आ गई है जो सेल्फ जनरेटेड है, जो फायरबेस हमारे लिए जनरेट करता है। और इस की के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास दोनों यूजर्स आ गए जो मैंने अभी अपडेट करे थे, एक जेन और दूसरा जॉन डो। तो बेसिकली अगर मुझे एक मल्टीपल यूजर्स पुश करने हैं, लाइक मैं ये नहीं चाहता कि वो सेम वैल्यू को अपडेट करे, मैं चाहता हूँ कि न्यू यूजर जब भी आए तो वो ऐड होते जाए। तो उसके लिए मैं पुश का यूज करूंगा, क्योंकि पुश हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट बनाता है। पर सेट क्या करता है, सेट अगर वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट वहां पर है तो उसे अपडेट कर देता है, पर अगर वो नहीं है तो उसे क्रिएट कर देता है। लाइक इवन मेरे पास ये जॉन डो वाला ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता भी और मैंने अभी पुश यूज कर रखा है, तो मैं इसे जैसे मैं इसे 2-3 बार रिफ्रेश करता हूँ तो वो
फंक्शन बेसिकली 2-3 बार रन होगा जो हमने बनाया है स्क्रिप्ट का। और अगर मैं अब देखता हूँ अपने डेटा में तो मैं देख सकता हूँ मेरा पास जॉन डो 2-3 बार आ गया है। वो इसलिए जॉन डो बार बार आ गया क्योंकि मैंने पुश का यूज करा है, तो वो हमेशा एक न्यू ऑब्जेक्ट ही पुश करता है अपने डेटाबेस में, हमारे डेटाबेस जो हमने बनाया है। और यही अगर मैंने पुश हटा दिया तो देखना क्या होगा। अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारे यूजर के अंदर बहुत सारा डेटा है, और ये एक सेल्फ जनरेटेड की जो फायरबेस हमारे लिए बनाता है वो है, और उसके अंदर हमने अपना यूजर के डेटा डाल रखे थे। पर अब मैंने सेट कर दिया, तो अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मैं देख सकता हूँ पहले वाला जो डेटा था वो अब डिलीट हो गया, और यूजर के अंदर सिर्फ अब एक ही डेटा है। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने इस रेफरेंस पे, जो यूजर वाला रेफरेंस था, उस पे अब सेट कर दी ये वैल्यू। सेट मतलब कि जो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर यूजर नाम की रेफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको वो अपडेट कर देगा, किससे, जो भी हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे। क्योंकि यूजर वाला डेटा हमारे पास ऑलरेडी था, यूजर वाला रेफरेंस हमारे पास ऑलरेडी था हमारे डेटाबेस में, जो ये यूजर है, इसलिए उसने क्या करा कि जो भी उस यूजर में चीजें थी उसे अपडेट कर दी। अपडेट एज इन पहले वाले को हटा के जो हमने नई चीज ऐड करी है उसको ऐड कर दिया। तो सेट और पुश में बेसिकली ये फर्क है कि सेट हमारा डेटा को सेट कर देता है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे यही वैल्यू जो हम सेट कर रहे हैं उसमें से वो वाली वैल्यू सेट कर देगा, और अगर वो रेफरेंस नहीं है हमारे डेटाबेस में तो वो न्यू ऐड कर देगा। पर अगर हम पुश का यूज करें इससे पहले, तो पुश हमेशा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और इस पुश की वजह से उसे अपनी एक सेल्फ जनरेटेड रेफरेंस की मिलती है जो फायरबेस ही देता है, जो मैं देख सकता हूं अगर मैं इसे रिफ्रेश करा। एक और बार कर देते हैं, तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बन गए हैं उसके अंदर, और दोनों की हमारे पास जो सेल्फ जनरेटेड की है दोनों की डिफरेंट होगी, पर अंदर का डेटा दोनों का सेम है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने पुश का यूज करा तो हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट पुश करा उसने। तो इस तरीके से हम डेटाबेस यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये तो अब जैसे हर बार रिफ्रेश कराने के बाद हमारे पास ये आ रहा था, हम एक और चीज भी कर सकते थे जो कि आई थिंक थोड़ा बेटर वे होगा, कि मैं यहाँ पे एक बटन बना देता, और इस बटन को नेम दे देते ऐड यूजर। अब बटन में मैं एक ऑन क्लिक इवेंट डाल देता, तो जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल हो, और वो फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ये वाला। यहाँ पे इसे कॉल कर लेते हैं। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तो इस पुश को मैं दोबारा सेट करूंगा एक बार। पुश मैंने हटा दिया। अब अपने फाइल पे जाता हूँ, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे डेटाबेस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमने उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं कर रखा। पर अगर मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ऐड यूजर वाले को, और अब देखूंगा तो मैं देख सकता हूँ अब मेरा डेटाबेस अपडेट हो गया। तो बेसिकली हर बटन के क्लिक पर अब हमारा डेटाबेस अपडेट होगा। दोबारा पुश लगाता हूँ और इसे 4-5 बार बटन को क्लिक करके देखते हैं क्या होगा। पुश, ये बात दोबारा डेटाबेस में नजर डालते हैं। अभी हमारे डेटाबेस में यूजर है जो कि रेफरेंस की है, और उसके अंदर हमने ईमेल और यूजर नेम 2 डाल रखे हैं। अब मैं डेटा पुश करा रहा हूँ तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको एक सेल्फ जनरेटेड की मिलेगी जो कि फायरबेस खुद देगा। मैं अपने फाइल पे गया, मैंने इसे रिफ्रेश करा। अब मैं ऐड यूजर को एक बार क्लिक, 2 बार क्लिक, 4 बार, वैसे मैं क्लिक कर दिया मैंने बहुत बार इसे। अब जब मैं डेटाबेस में जाऊंगा तो मैं देख सकता हूँ ये 5 न्यू ऑब्जेक्ट बन गए हैं, क्योंकि मैंने 5 बार उसे क्लिक करा था, और इन सब में डेटा वही है जो हम पास कर रहे हैं। तो हमने सीखा कि कैसे हम फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। हम पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर हम डैशबोर्ड में देखते हैं कि हमारे डैशबोर्ड में एक ऑप्शन होता है ऐड फायरबेस टू योर वेब ऐप। हम इस पर क्लिक करके इस स्निपेट को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम अपने कोड में HTML फाइल में इसे पेस्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, ये हमारे
प्रोजेक्ट की सारी डिटेल कैरी करता है। तो इसकी वजह से मैंने ये फायरबेस डॉट डेटाबेस जो ये फंक्शन है इसको एक्सेस करा, इसलिए ही करा क्योंकि हमने स्निपेट ऐड करा था। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा और अब जब मैं अपनी फाइल को रिफ्रेश कराऊंगा तो हमारे पास क्या आया, फायरबेस इज नॉट डिफाइंड। वो इसलिए क्योंकि अब हमारे पास वो स्निपेट नहीं है। और अगर मैंने इसे स्निपेट ऐड कर दिया तो हमारे पास वो फायरबेस का एक्सेस आ जाएगा और वो एरर हम देख सकते हैं वो चला गया और हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया जो हमने कंसोल में लिखा हुआ था। तो हमने कंसोल में करा रखा था फायरबेस का, तो हमारे पास उसका एक्सेस अब है। तो इसी फायरबेस और डेटाबेस का यूज करके मैंने रियल टाइम डेटाबेस का यूज करा। और आप जा सकते हैं उनकी वेबसाइट पर फायरबेस की और डॉक्यूमेंटेशन में जाकर डॉक्स पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। डॉक्यूमेंटेशन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, लाइक कैसे आप डेटा को राइट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो वो हम धीरे धीरे आगे अपने ट्यूटोरियल्स में पढ़ते रहेंगे। अभी तक हमने सीखा है कि कैसे हम डेटा को राइट करते हैं और हमारे पास दो प्रोसेस हैं उसके लिए, एक पुश और एक सेट। दोनों के डिफरेंस हमें पता चल गए हैं कि क्या है, कि पुश में हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, पर सेट में तब ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होता है जब वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं होता हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी, और अगर वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है तो उसकी वैल्यू बस सेट हो जाती है।